चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। इसमें दे रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स। शुरू करेंगे बेटा। इसमें आज हम न्यूक्लियर शुरू करेंगे। पार्टिकल धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाएगी। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। सभी पार्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पार्टिकल फिजिक्स में ज्यादातर ग्रुप थ्योरी जो होती है वो आपको इन्वॉल्व होती है। ग्रुप थ्योरी के न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह होते हैं, जिसमें डेकोप्लेट होता है, ऑकटेट वगैरह के आपको क्वेश्चनिंग वगैरह ज्यादा होती है। तो उसको हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे। पहले सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स में से काफी आपको न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, कुछ रीजनिंग होती है, कुछ कंसेप्चुअल वगैरह आते हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज मास्टर कैडर 2017 सेट टी के कुछ न्यूमेरिकल्स है बेटा यहाँ पे। स्टार्टिंग करते हैं चलिए। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं जो इजी वे। काइनेटिक एनर्जी जो काफी पेट क्वेश्चन होता है बेटा, ये वाला तो काफी पेट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। ये एक स्टैंडर्ड सा आर्टिक न्यूमेरिकल है, और इसमें आपको एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन याद रखना होता है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है या क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर एक्शन दे रखी है, तो कोई दूसरी चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है, या मास कैलकुलेट करना होता है, या क्यू वैल्यू, या काइनेटिक एनर्जी। तो तीन ही यहाँ पे पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल, मोस्टली ये न्यूमेरिकल अल्फा पार्टिकल के रिलेटेड होते हैं कि अगर न्यूक्लियस के थ्रू न्यूक्लियस कोई अल्फा डिके कंडक्ट करता है, तो अल्फा डिके के बाद कोई डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, तो आपके पास क्यू वैल्यू कितनी होगी या फिर मास कितना होगा। तो तीन ही पैरामीटर होते हैं। तो देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल है, क्या होता है इसमें। हमारे पास दे रखी है स्टेटमेंट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन द डिके ऑफ रेडियम 88 उसका एटॉमिक नंबर है, 226 उसका मास नंबर है, इनटू रुथेनियम। दैट इज आर यू है यहाँ पे 86 टू ट्रिपल टू दे रखा है, इज मेजर टू बी 4.78 MeV के आसपास इसकी एनर्जी दे रखी है। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस जो अमिट हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियस से विद अल्फा डिके, दैट इज फाउंड टू बी 4.78 MeV इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। एंड व्हाट इज द टोटल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसी न्यूक्लियर अल्फा पार्ट डिके की, एंड उसके साथ उसका मास नंबर पता है, तो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तीन ही पैरामीटर होते हैं बेटा, एक छोटा सा फॉर्मुलेशन होता है ये। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पे सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो पेनेट न्यूक्लियस है दैट इज एटॉमिक नंबर 88 वाला है। हमारे पास मास नंबर 226 है। तो जो जब ये अल्फा डिके कंडक्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल पहले बात तो होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल जब भी किसी न्यूक्लियस से निकलेगा तो दैट विल बी ए हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस को बोला जाता है। इट इज ए बेयर न्यूक्लियस विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज अ हीलियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 के बराबर होता है। दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे जो डॉट पेरेंट न्यूक्लियस है वो अल्फा डिके के बाद एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है ZX A लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर है पेरेंट का लिखा हुआ है, दिस इज ए पेरेंट न्यूक्लियस। और दिस इज जो रिएक्शन हो जाएगी जब डिके हो जाएगा, दैट विल कैरिंग आउट ए डिके विद विद एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल डिके होगा तो आपका एटॉमिक नंबर जो डॉटर न्यूक्लियस का है वो 2 से रिड्यूस कर जाएगा, और जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस कर जाएगा। ये आप मेन चीज संभाल के रखिए, इसको जरूरी याद रखना है। अल्फा डिके क्या होता है। ठीक है जी। तो अल्फा अगर पार्टिकल को याद रख लेंगे तो हम न्यूक्लियर एक्शन को बैलेंस आउट करके भी आप ये काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे Z-2 हो गया, राइट हैंड साइड पे दूसरे वाला 2 रह गया, इसमें A-4 एंड +4 हो गया, अल्टीमेटली A एंड Z ही बनेगा। तो ये इसका रिएक्शन को आप ऐसे भी कैरी आउट कर सकते हैं बेटा। तो ये चीजें भी आपके लिए डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस आउट करने से भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है बेटा। तो आपके पास अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई बार भूल जाओ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर बैलेंस करोगे तो भी ये चीजें आपको पता चल जाएंगी बेटा। ठीक है जी। हमारे पास पेरेंट है, डॉटर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा डिके है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड क्यू वैल्यू का जो न्यूक्लियर फॉर्मुलेशन होता है, जो मैंने पहले बताया था कि इसको कैसे हैंडल करना है, एक छोटा सा आपके पास फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का। एंड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ऑफ अल्फा डिके, मतलब अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी आएगी आफ्टर द डिके दैट विल बी गिवन बाय
A-4 divided by A multiplied by the Q value of the decay। ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, ए यहाँ पे क्या रहेगा, ये पेरेंट का एटॉमिक नंबर मास नंबर रहेगा, ये पेरेंट का मास नंबर रहेगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू को डालेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। सो A-4 डिवाइडेड बाय ए, सो हमारे पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखी है, दैट इज 4.78 MeV। इसको हमने ऐसे लिख लिया राइट हैंड साइड पे। पेरेंट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 226। A-4 करेंगे तो 222 आ जाएगा। साथ में क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है डिके है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है जी, तो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक नंबर निकल के आएगा विच इज 4.86 MeV। और आपके पास जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, सो दैट इज 4.86। यहाँ पे 4.865 लिखा हुआ है, तो सेकंड डेसिमल तक ये करेक्ट हो गया, तो हम इसको ठीक मान लेते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट थिंग, ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं बेटा, सिंपल से होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मुलेशन है जिसको आपने यूज करना है। Next thing, calculate the minimum energy of gamma rays necessary to disintegrate a deuteron into a proton and a neutron। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे, अगर किसी ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर अगर गामा रे को शूट किया जाता है तो उसके बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ड्यूट्रॉन के टूटने की जो एनर्जी है वो बताइए, कितनी एनर्जी हो कि ड्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में टूट जाए। ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं ड्यूट्रॉन होता क्या है। ड्यूट्रॉन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर आप मिला देंगे तो ड्यूट्रॉन बन जाता है बेटा। अब इंसिडेंट गामा रे फोटोन जो है उसके पास कितनी एनर्जी हो सो दैट जो ड्यूट्रॉन है वो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज हमें चाहिए। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें पता करनी है, जो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या बेटा, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मास डिफरेंस को निकालना है और उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज एटॉमिक मास यूनिट में मास दिया हुआ है। तो उसके वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। छोटे से न्यूमेरिकल है, काफी इजी होते हैं बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पता दे रखा है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास हल्का सा भी मास की वेरिएशन आ गई तो आपके रिजल्ट वेरी करेंगे। वैसे तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अलग होती है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दे रखा है दैट विल बी डिफरेंट देन दी calculated ones from the actual formulations। जो एक्चुअल में मास होता है, तो these masses are slightly different than actual existing। तो कभी भी जो आपके एक न्यूमेरिकल का रिजल्ट है वो दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मास वैल्यूज वगैरह जो है आपकी चेंज करके बताई जाती है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलिए, हमारे पास मास ऑफ द प्रोटॉन पता है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन पता है, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन पता है, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यूट्रॉन एंड न्यू वर्सेस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास डिफरेंस निकालना है। वहीं से हमें बाइंडिंग एनर्जी यानी उसकी जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन, जो थ्योरेटिकली मास हमें पता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं। और उसके साथ न्यूट्रॉन का मास भी हमें बताया गया है, लेकिन दीज मासेस आर इन एटॉमिक मास यूनिट। आप न्यूमेरिकल में भी देखोगे, उसकी स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए, यहाँ पे AMU लिखा हुआ है, हर एक के साथ एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसके साथ आपने जो भी इसकी वैल्यूज वगैरह है, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करके ड्यूट्रॉन से माइनस करोगे तो आपके पास एक नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे कर क्या रहे हो, जो आपके पास डॉटर बनेंगे, मतलब डिके के बाद जिसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम कर दीजिए, और जो पेरेंट है आपके पास ड्यूट्रॉन है उसका जो से मास है, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों क्वांटिटीज को। तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा दैट विल बी मास डिफरेंस। इसको डेल टाइम के साथ हम लिखेंगे। जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स, उनको ये समझना काफी आसान है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे मास डिफरेंस ही मास डिफेक्ट ही कैलकुलेट करना होता है, इसको मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। मास डिफेक्ट बोल लीजिए, मास डिफरेंस बोल लीजिए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो एनर्जी कन्वर्ट कैलकुलेट करनी है इसके साथ हमने, तो अब कैसे करेंगे, इस मास है हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट है, तो हमारे पास एक फॉर्मुलेशन होता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं इन दी
एनर्जी यूनिट्स, तो 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV। कई बार 931.5 होता है, कई बार 931 होता है, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 931 MeV लेके चलते हैं। तो हमें एटॉमिक मास यूनिट को डायरेक्टली इसके साथ 9 जो हमारे पास इसका मास डिफरेंस आया है, तो उसको हम 931 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 1.73 MeV। तो इतनी एनर्जी हमें गामा फोटोन को देनी पड़ेगी, सो दैट जब ये न्यूट्रॉन के ऊपर हिट करेगा तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में वो बिखर जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास 1.73 ऑप्शन है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने नंबर यूज किए थे, तो यहाँ पे क्या होगा 1.74 के आसपास इसका रिजल्ट जो एक्चुअल में लाई कर रहा है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। बिकॉज इसने काफी सारे जो अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर रखी है, यहाँ पे 6.62 होता है। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वगैरह काफी जो यूज की हुई, जिसकी वजह से हमारे पास हमें जो एक्चुअल में जो वैल्यू है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आएगा। तो 1.73 एंड 1.74 आर क्लोज, तो हम इसको यही ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक रहेगा। अगर आप स्लाइड ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको इंटरनेट पे और भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे मासेस अलग मिलेंगे, तो मैंने आपको बता दिया अगर मासेस चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी वेरी करेगी, कई बार 2.3 बन जाती है, तो कई बार 1.7 बन जाती है, तो अलग अलग आपको नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड नंबर सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये मास नंबर वेरी करते हैं। ठीक है जी, मासेस वगैरह वेरी करते हैं, नॉट द मास नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वाला, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है अगर इसके रिगार्डिंग, लेकिन अगर ये आपको स्पेकुलेट करना आ जाए तो आपको ये माइंड में हो तो आपके लिए पक्के नंबर हो जाते हैं, बिकॉज हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दीज आर द स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस। व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मास नंबर 27 दे रखा है एंड एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है। तो कोई भी आपको न्यूक्लियस दे दिया जाता है, उसकी ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी निकालने के लिए बोला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है जी, उसको सिंपल बता दिया जाएगा रूल्स कौन से होते हैं। अगर ऑड ऑड न्यूक्लियस होगा तो उसको नोडियम रूल बोल दिया जाता है, अदरवाइज रूल सिंपल रहते हैं। तो साथ में एक लेवल स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए, जो शेल मॉडल को सॉल्व करके यहाँ पे आती है। शेल मॉडल हैमिल्टोनियन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके कुछ लेवल्स निकल के आते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल्स होते हैं वैसे ही आपके पास न्यूक्लियर लेवल्स होते हैं, जिसमें आपको एक जैसे एस के बाद पी आएगा, पी के बाद डी आएगा, सिमिलर लेवल स्ट्रक्चर्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे। तो इसके साथ रूल्स प्लस लेवल स्ट्रक्चर ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो पहली बात देख लेते हैं रूल्स कौन कौन से होंगे। तो इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर आपके पास सबसे पहले देखना है कि अगर आपके पास जो न्यूक्लियस दे रखा है, सपोज करिए कोई भी एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, ठीक है जी, और उसका जो न्यूट्रॉन नंबर कितना आएगा, न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, सिंपल आपका काम है, ए माइनस जेड कर दोगे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो ए माइनस जेड होता है बेटा। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन नंबर निकल आएगा। तो सिंपल सा काम है। तो हमारे पास एन और जेड की वैल्यू जब हम देखते हैं, तो अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर ऑड नहीं है तो उसके लिए पहले वाला रूल चलता है। मतलब अगर इवन जेड है एंड इवन न्यूट्रॉन नंबर है, मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में आंख बंद करके आप इसको इंप्लीमेंट कर दें, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब जे पाई मत जे पी, मतलब उसकी स्पिन एंड उसकी जो पैरिटी आएगी दैट विल बी 0+। बस आपने यही याद रखना है कि इवन इवन न्यूक्लियस की जो स्पिन पैरिटी होती है ग्राउंड स्टेट की, दैट इज 0+ होती है। दूसरा रूल होता है कि अगर आपके पास ऑड प्रोटॉन केस हो सकता है या फिर ऑड न्यूट्रॉन केस हो सकता है, या तो वो ऑड प्रोटॉन होगा या ऑड न्यूट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम 1327, एटॉमिक मास नंबर हो गया 27, एटॉमिक नंबर हो गया 13, न्यूट्रॉन नंबर हो गया कितना हो गया बेटा 14। तो यहाँ पे मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 13, दैट इज ऑड।
तो ये चीज मेरे पास है बेटा ऑड है, जिसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो ऑड प्रोटॉन केस हो या ऑड न्यूट्रॉन केस हो, उस केस में हमारे पास जो लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जो न्यूक्लियन पड़ा हुआ है, जिस ऑर्बिटल में न्यूक्लियन है, वही उसकी स्पिन पैरिटी को डिसाइड करेगा। सपोज करिए जैसे इस केस में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जो लास्ट न्यूक्लियन होगा वो D5 हाफ ऑर्बिटल में बैठेगा। उसमें जैसे कोई भी वैलेंस न्यूक्लियन बच गया, मतलब अगर सपोज करिए यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 ही है। D5 हाफ की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी फिलहाल की घड़ी आप अज्यूम कीजिए, इसमें 6 होने चाहिए थे और इसमें 5 है हमारे पास। इसका स्पिन अप कर दीजिए, इसका स्पिन डाउन कर दीजिए, स्पिन अप, स्पिन डाउन एंड स्पिन अप। तो लास्ट वैलेंस जो न्यूक्लियन है वो इस ऑर्बिटल में बैठा है एंड दैट इज स्पिन अप टाइप ऑफ स्टफ। ठीक है जी। तो इस न्यूक्लियन की वजह से ही इसकी जो स्पिन पोलैरिटी बनेगी ग्राउंड स्टेट की, और उसको लिखा कैसे जाएगा, दैट विल बी जे पैरिटी, इट विल बी, कैसे लिखोगे, स्पिन आ गई 5 हाफ, डी ऑर्बिटल है तो एस पी डी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल को शुरू कर लीजिए 0 1 2। तो उसके केस में पैरिटी डिसाइड करने का सिंपल सा रूल होता है -1⁻⁴ तो जितना एल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1⁻² हो गया तो +1 बन गया, तो पैरिटी कितनी हो गई बेटा, प्लस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल सा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज ये आगे भी आएगा, ये रिपीट करेगा बेटा। तो चाहे आपके पास ऑड न्यूट्रॉन है या फिर बेटा ऑड प्रोटॉन है, दैट इज जिसकी जो स्पिन पैरिटी होगी ग्राउंड स्टेट की, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द लास्ट बैलेंस न्यूक्लियन। तो जहां जो लास्ट वाला न्यूक्लियन होगा वही इसकी स्पिन पैरिटी बता देगा, जो अभी आप केस देखोगे, जो इस बार वाला न्यूमेरिकल केस, जहाँ पे जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, वो देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास, दैट इज द डिफिकल्ट वन, जिसमें ऑड ऑड स्टेट आ जाती है, मतलब ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो जाते हैं, प्रोटॉन्स के भी और न्यूट्रॉन्स के भी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आई विल ट्राई टू हैंडल, तो मैं देखूंगा तो उसमें करवाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ऑड जेड एंड ऑड एन एक ही न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, तो हम उसको नॉर्डियम रूल से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ वैलेंस प्रोटॉन है, और उस ऑर्बिटल का जैसे अभी हमारे पास कौन सा था बेटा, D5 हाफ था, तो उस केस में उसके क्या हो गया बेटा, इसका ऑर्बिटल क्या कौन सा हो गया, 2, डी ऑर्बिटल था, SPD करके देख लीजिए, एल विल बी 2 टाइप 2 बनेगा। जे पाई कितना हो गया बेटा, उसका जे पाई था, सॉरी उसका जो जे था दैट वाज 5/2। इसी तरह से न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन का आपने देखना है, उसका जो डी किसी ऑर्बिटल में बैठा हो सकता है, दैट विल बी एल, और जो उसका जे है, जो उसकी स्पिन है, दैट विल बी समथिंग अदर। अगर इन सब का सम करने के बाद आपके पास एक इवन नंबर बचता है, तो इफ यू हैव गॉट अ इवन नंबर, देन उसकी जो फाइनल स्पिन बचेगी, दैट विल बी JP माइनस JN। मतलब प्रोटॉन्स की स्पिन माइनस न्यूट्रॉन की स्पिन, उन दोनों को माइनस कर दोगे, मैग्नीट्यूड करोगे, तो फाइनल स्पिन आपको यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर ये वाला सम आपका एक ऑड नंबर बनता है, तो जो रिजल्टेड स्पिन बनेगी, दैट विल बी हैविंग बाउंड्रीज JP माइनस JN से ज्यादा होगी, लेकिन इट विल बी लेसर देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी JP प्लस JN, और इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई करेगी। ठीक है जी। तो इन दोनों बैंड लिमिट्स के बीच में लाई करेगी। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स देख सकते हो। तो नॉर्डियम रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दे रखी हुई है बेटा। तो आज का जो प्रेजेंट केस है बेटा, तो मैंने आपको तीनों चीज समझा दी है। आइदर जो आपके पास न्यूक्लियस होगा दैट विल बी इवन इवन, या फिर होगा ऑड प्रोटॉन, ऑड जेड होगा, या फिर ऑड न्यूट्रॉन नंबर होगा, या फिर ऑड ऑड केस हो जाएगा। तो इन तीन केसेस के लिए अलग अलग हमें फॉर्मुलेशंस को यूज करना पड़ता है। और इवन इवन न्यूक्लियस तो बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, 0+। ठीक है जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑड ए या ऑड एन के बारे में पूछा जाता है।
तो फॉर दी प्रेजेंट केस हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम दे रखा है बेटा, यहाँ पे 13 उसका एटॉमिक नंबर है, 27 उसका मास नंबर है, ऐसा दे रखा है। कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इस केस में हमारे पास ऑड कौन सा बन रहा है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो ऑड है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 हो गए, तो ये हमारा पास इसका काम खत्म हो गया। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो वन नीड टू कंसीडर ऑड प्रोटॉन केस है, हमने इसको ऑड प्रोटॉन केस ही कंसीडर करना है। तो इसके लिए मैंने दूसरी सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपने इसमें क्या कंसिडर करना होता है, कि इसमें आप ले लोगे, एक रूल्स पता होने चाहिए, दूसरी इसकी लेवल स्कीम्स पता होनी चाहिए कि कौन सी लेवल के बाद कौन सा लेवल होल्ड करता है, मतलब लेवल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो लेवल स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली 50 तक जाऊंगा, बिकॉज 2, 8, 20, 28 एंड 50 मैजिक नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 50 तक क्लोजिंग करेंगे। अगर ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगी अभी। तो वो वाला जो 50 प्लस वाला है, वो किसी दिन नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई नया न्यूक्लियस लेके। सो मेरे पास क्या है बेटा, सबसे पहले जो ऑर्बिटल आती है दैट इज 1s1/2। ठीक है जी। उसके बाद आती है 1p3/2। उसके बाद आती है बेटा 1p1/2। उसके बाद 1d5/2। उसके बाद 2s1/2। उसके बाद ये सीक्वेंस बेटा आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप चाहे कोई फॉर्मुलेशन बना के याद कर लीजिए, कोई नाम बना के याद कर लीजिए, जैसे आप रजिस्टर वगैरह का नाम यूज करते थे, रजिस्टर कोड को याद करते थे, कलर कोड वगैरह जो होते हैं उसको रिमेम्बर करने के लिए कुछ भी ट्राई कर सकते थे आप, कोई कई नामों से याद करते थे, इसको भी आप किसी नाम के साथ याद कर सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो आपका रिजल्ट गलत बनेगा, तो फिर आपके नंबर कटेंगे। तो इसके बाद ये वाला 2p3/2। उसके बाद 1f5/2। नेक्स्ट वन 2p1/2। एंड उसके बाद ये वाला 1g9/2। तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, इसको आप याद रख सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो सबसे पहले पहली ऑर्बिटल, इसका एक रूल और होता है बेटा साथ में, कि हर एक ऑर्बिटल में 2j+1 नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो सकते हैं। तो पहली ऑर्बिटल कितनी हो गई बेटा, 2 टाइम्स 1/2+1, इट विल बी 2 न्यूक्लियन। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टिकल हो सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। दूसरी ऑर्बिटल जो है बेटा, यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 3/4 में। तो 3/4 में बेटा कितने होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पार्टिकल आ जाएंगे, बिकॉज 2 टाइम्स 3/2+1, ये हमारे पास कितना बचेगा, 3+1 कितना बचेगा बेटा, 4 के आस 4 बन जाएगा। तो जो 3/4 वाला है 1p3/2, उसमें हमारे पास 4 पार्टिकल बच जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्टिकल एडजस्ट कर सकता है। 1p1/2, तो इट विल बी कंज्यूमिंग 2 पार्टिकल। तो अगर 1d5/2 हो जाता है, तो 5/2, 2 टाइम्स 5/2+1, इट विल बी 5+1 कितना बन गया, 6 पार्टिकल यहाँ पे आने चाहिए बेटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पार्टिकल आएंगे। 2s1/2 में 2 पार्टिकल, 3/2 में 4 पार्टिकल। तो जितना नंबर है 3+1 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली 7 है इसमें, लेकिन 7/2 लिखा हो तो यहाँ पे 8 पार्टिकल आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे ही पार्टिकल आपने एडजस्ट करने होते हैं। तो लास्ट वैलेंस न्यूक्लियन, लास्ट वाला न्यूक्लियन जिस ऑर्बिटल में बैठा होगा वही आपकी स्पिन पैरिटी बता देगा। तो ऐसे ही आपने इसको एडजस्ट करना होता है धीरे धीरे। ठीक है जी। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं बेटा, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हो। बस याद रखना है कि आपने सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। तो याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले बता देता हूं। ये बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चे को। आप नाम कोई भी बना सकते हैं, कोई भी आप, जैसे होते हैं ना आपके, कोई कहावत डिजाइन कर लीजिए, कोई मुहावरा बना लीजिए, इसका कुछ ऐसा भी कुछ कर लीजिए। तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें याद सिंपल, अगर बेसिकली अगर लॉजिकली याद रखना है तो उसका तरीका ये होता है कि 1s1/2, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आती है, उसके बाद 1p ऑर्बिटल आती है। तो इसमें याद रखने का तरीका है कि जे जो है
अगर ज्यादा है तो वो नीचे आएगा, अगर कम है तो ऊपर आएगा। तो जैसे 1p3/2 है तो इसका दूसरा कंपोनेंट जो है 1p1/2 है, वो ऊपर आएगा। p के दो ही कंपोनेंट बनेंगे, सिमिलरली d के भी दो ही बनेंगे, f के भी दो ही बनेंगे और g के भी दो ही बनेंगे। सबके दो दो कंपोनेंट ही बचेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आप याद रख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपको समझा देता हूँ। चलो, ये चीज हो चुकी है बेटा। p के बाद क्या होता है बेटा? d, SPD। तो नेक्स्ट ही आएगा d, इट विल बी 1d। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, पहले 5-7 बार लिखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी, कॉपी पे लिख के देखना पड़ेगा। अब यहां से सैंडविचिंग स्टार्ट हो जाती है। सैंडविचिंग पहले दो ऑर्बिटल, पहले जहाँ पे 8 तक जहाँ पे मैजिक नंबर है वहां तक आप इसको क्लोज कर सकते हो, उसके बाद सैंडविचिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। डी के बाद मैं जैसे मैंने बताया कि लो हायर जे नीचे होता है तो लोअर जे ऊपर होता है। तो दैट विल बी 1d 3/2। 5 के बाद 3 आएगा, जब जहाँ पे 3 के बाद 1 आया था तो यहाँ पे 5 के बाद 3 आ जाएगा। और उसके बाद उसके बीच में क्या होता है बेटा? इट इज 2s1/2, बिकॉज एस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये सैंडविचिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज 20 तक पहुंच गया। उसके बाद क्या है, इसके साथ एक और चलेगा बेटा। ठीक है जी। 20 तक पहुंच गए, 20 से मैजिक नंबर यहाँ पे 2 8 20 तक हम पहुंच गए, दैट इज मैजिक। तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे जाओगे तो आपके पास क्या आता है? SPD। उसके बाद क्या आता है बेटा? F आता है। सो इट विल बी 1f7/2। जहां पे D5/2 था वहां यहाँ पे f7/2 आ जाएगा। उसके ऊपर कौन सा आएगा बेटा? 1f5/2। लेकिन यहाँ पे इसमें सैंडविचिंग होगी, तो एस के बाद पहले 2s सैंडविच हुआ था, अब 2p सैंडविच होगा। लेकिन 2p अकेला नहीं है, उसके साथ उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इट विल बी 2p1/2 है। और उसके साथ एक और चीज आ जाती है बेटा। ठीक है जी। उसके साथ एक और चीज आएगी, दैट विल बी 1g9/2, जो नेक्स्ट ऑर्बिटल की स्टार्टिंग है। तो यहां तक आपके जो 50 मैजिक नंबर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये मैजिक नंबर यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे आप इनकी फीलिंग्स को याद कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है बेटा याद करने का। चलिए आज वाली न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं बेटा 30। तो आप इनकी फिलिंग को कैसे करोगे? फिलिंग करने का सिंपल सा तरीका याद रखिए बेटा। पहली ऑर्बिटल 1s2 ऑर्बिटल है, सॉरी 1s1/2 है, तो इसमें दो भी पार्टिकल आएंगे, तो दो डाल दीजिए यहाँ पे। दूसरी ऑर्बिटल जो है दैट इज 3/2 है, इसमें चार डालेंगे तो चार डाल दीजिए। उसके बाद 1p1/2 है, दो इसमें आ जाएंगे तो दो इसमें डाल दीजिए। ठीक है जी। 8 क्लोज हो गए। अब 8 और 5 13 होते हैं बेटा। लास्ट वाली ऑर्बिटल है, नेक्स्ट ऑर्बिटल है, दैट इज 1d5/2। इसमें 6 आ सकती हैं, तो हमारा काम यहीं पे रुक जाता है, मतलब इसमें 5 हो जाएंगे और एक हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, खाली रह जाएगी एक ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके बेटा दिखाया है। ठीक है जी। तो इसको इलेबोरेट करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्या हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, छठी जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट रह गई, तो उसका रोल खत्म हो गया। लेकिन अब हम स्पिन देख लेते हैं, स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप। तो 8 और 5 13 हो गए, तो हमारा रोल यहीं पे खत्म होगा। जो लास्ट वाला बैलेंस न्यूक्लियन है वो D5 हाफ में बैठ रहा है। तो D5 हाफ में जो पार्टिकल बैठ रहा है उसकी हम यहाँ पे स्पिन लिख लेते हैं, दैट इज 5/2। डी ऑर्बिटल है तो SPD अगर आप काउंट करने जाओगे तो 0 1 2 लिखोगे तो डी क्या हो गया बेटा? 2। सो -1 रेज़ टू पावर L हमारी पैरिटी को दर्शाता है। तो दैट इज -1 रेज़ टू पावर L जो है यहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी +1। तो इसकी जो स्पिन पैरिटी आएगी दैट विल बी 5 हाफ प्लस। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बेटा ए बचेगा। तो दैट विल बी योर आंसर हियर। ऑप्शन ए ही बचेगा। सो दैट इज द केस हियर। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कम्बरसम है, लेकिन एक बार आप लेवल स्कीम बना लोगे, उसको अपने माइंड में बिठा लोगे, ये स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, प्लस आप रूल्स को फॉलो कर लोगे, तो आपको
दिक्कत नहीं आएगी। ये पेट क्वेश्चंस है बेटा, जो मैंने काइनेटिक अल्फा डीके का बताया, और जो ये ग्राउंड स्टेट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल है, ये हर बार एग्जाम में आने वाली चीज है, तो ऐसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे बेटा। नेक्स्ट टाइम ऐसी ही कोई प्रॉब्लम डिजाइन करके देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे न्यूमेरिकल और भी ले आएंगे।